नमस्कार साथियों, राधे राधे। तो एनटीपीसी की तैयारी के अगले चरण में हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत देते हैं, या कह लें कि ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 7 पुरुष एवं 3 लड़के कार्य को 10 दिनों में, जबकि 3 पुरुष एवं 7 लड़के कार्य को 15 दिनों में करते हैं। 10 लड़के कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो ऐसे सवालों में समस्या होती है कि लड़के कितने आ रहे हैं और आदमी कितने आ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि जो दिया है उसी को वैसा ही मान लो। 7 पुरुष दिए हैं तो पुरुष को मान लेते हैं एम, ठीक। और लड़के दिए हैं 3 तो लड़कों को मान लेते हैं बॉय, यानी कि बी। और काम दिया है 10 दिनों का, तो 1/10, क्योंकि ये हमने क्षमताएं निकाली, इतने दिन में इतना काम हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा m इंटू बी, ये हो जाएगा 7b प्लस 3m बराबर 1/10। इसको यहाँ ले आएंगे तो 70b प्लस 30m बराबर में mb। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी रेडी। इसी प्रकार से दूसरी वाली इक्वेशन क्या कहती है? 3 पुरुष और 7 लड़के, ठीक है। 3 पुरुष और 7 लड़के, यहाँ पे 3/m और 7/b दिया है कितने दिनों में? 15 दिनों में, तो 1/15। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? mb इधर हो जाएगा, ये 3b प्लस 7m बराबर में 1/50। 50 इस साइड मल्टीप्लाई कर देगा, 15 दिया 45, 15 सत्ते 105, और ये हो गया mb। अब क्योंकि दूसरी इक्वेशन में भी mb है, पहली इक्वेशन में भी mb है, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या निकल के आएगा हमारा? तो इसके नीचे ही रख लेते हैं, ये हो जाएगा 45b प्लस 105 m बराबर mb। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा 25b माइनस का 75m बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखेंगे 75 उस साइड जाएगा, m यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25b। हमें बॉयज की क्षमता निकालनी है कि बॉयज की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो एक काम करेंगे, यहाँ से सीधा एक बॉय बराबर हमें कितना दिख रहा है? 25 दिया 75, यानी कि 3 आदमी, यानी जितना के एक आदमी की क्षमता है वो 3 मेंस के बराबर दिखाई गई है। तो सीधी बात है, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो इस वाले में करके देखते हैं, ये आसान लग रही है, या इसमें रख ले, पहली वाली सही है। इसको बिगाड़ में क्या से करते हैं। तो दिया है 7m प्लस 3b, b की जगह पे m रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m बराबर में है 1/10, ठीक। ये सॉल्व हो गया, 1/m आ गया, 7/m आ गया, 1/80, सॉरी अभी तो 10 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/m बराबर 1/10, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 80, और यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 3, यानी कि एक बॉय 240 दिन में वो काम कर पाएगा, ठीक है। यहाँ से रख दिया हमने m की वैल्यू। तो हमें पूछा गया है 10 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 10 बॉय कितने में करेंगे? तो 240 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 24 दिन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ सतह क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई एक वर्ग की परिधि का आधा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई r n, और दिया है 7656 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा 22/7। पाई की वैल्यू
22/7, आर दे रखी है 42, एल हम यहाँ से निकाल लेंगे 7×42 काट देंगे इस साइड ले जा करके, कितना हो जाएगा 22 से कट रहा है क्या, 11 से, 11 22, 11 66, बचे 5, 105, 11 99, 6, 11 66, फिर 6 से काट देंगे इसको, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36, 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि एल कितनी आ गई है 58। अब पूछा यदि शंकु की ऊंचाई एक वर्ग की परिधि का आधा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की परिधि का आधा क्या है, शंकु की ऊंचाई। हमने एल निकाल लिया है, आर निकाल लिया है, अब एच निकालना है। तो शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, ये उसकी हाइट है, ये उसकी त्रिज्या है और ये हमने निकाल लिया है। एल कितना आ गया 58, ठीक है। अब दिया हुआ है आर कितना था अपने पास 42, ये है 42, तो हम एच निकाल लेंगे इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कि 58 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर बराबर में एच आ जाएगा। क्लियर, इतना उतारिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 58 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर मिल गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कितना आ जाएगा 2 8 10 पावर, ये हो गया 100, 8 में से 2 गए 6 16, यानी कि h कितनी आ गई है 1600। अब चूंकि ये जो हमने ले रखी है ये अंडर रूट में आएगा क्योंकि h स्क्वायर की वैल्यू होती है ना। 1600 किसका स्क्वायर हो जाएगा 40 का, यानी हाइट कितनी आ गई है 40। अब वो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई वर्ग की परिधि का आधा है। अब वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। वर्ग की परिधि का आधा तो 40 है और परिधि पूरी कितनी हो जाएगी 80, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा वर्ग का 80 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आसान है, इसको 20 रख दो, इसको 20 रख दो, इसको 20 रख दो, इसको 20 रख दो, हो गया परिमाप 80, ठीक है। अब ये दोनों 20-20 हैं तो उस हिसाब से वर्ग कितना हो जाना चाहिए, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 20 स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया आंसर 400। तो ये पहले वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि हमें पहले शंकु के बारे में देखना पड़ा, फिर उसके बाद शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ गई, फिर वर्ग की परिधि का आधा करके उसका परिमाप पूरा निकाला, ठीक है, और उसके बाद त्रिज्या निकाली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो सी वाले का पूछा है, सी वाले में 15% तो अंडर ग्रेजुएट है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। इसका मतलब 9000 छात्रों का जो 85% है, ठीक है, वो पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या है होगी। इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 0 यानी कि इतने टोटल विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:1। इसका मतलब लड़के टोटल कितने होंगे, तो लड़कों के लिए 4 दे रखा है और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6120, ठीक है। आ गया समझ में, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर वैल्यूज याद हैं तो डायरेक्ट रख लो, ठीक है, और नहीं याद है तो उसको चेंज करके कर लेते हैं। जैसे कि ये दे रखा है sin 60 और cos 30। अगर मैं cos 30 को चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 60, ठीक है, इस तरीके से
लिख सकते हैं। अब cos 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, sin 60, ठीक, और sin 60 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ हो जाएगा, इसको जब चेंज करने जाएंगे 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको भी ऐसे ही चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 30, यहाँ से भी ये हो जाएगा sin 30 इंटू sin 30, इसका मतलब ये हो गया sin स्क्वायर 60 प्लस यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर 30, ठीक है। अब अगर sin स्क्वायर 30 नहीं करना था तो इसको हम cos में भी ले जा सकते हैं, और cos में अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर 60। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या यहीं पे हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है sin A cos A sin B cos B, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है sin A प्लस B का। तो इसमें क्या होता है, sin A cos A प्लस sin B इंटू cos B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा खुल रहा था, तो इससे भी हम कर सकते हैं। आंसर हर हालत में एक ही आएगा, ठीक है, कोई भी तरीका लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि इसका अब हमको वर्गमूल निकालना है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, है ना, निकटतम कहाँ टूट रहा है। तो इसको जरा एक बार देखिए, ये कैसे टूटेगा। तो 61 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, जो कि पूर्ण वर्ग बन रहा हो, ऐसा कुछ, ठीक। तो इसको हम तोड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 61 प्लस 28√3 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ करके लिखूं तो 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है। अब बचता कितना है, 49 के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 2ab के रूप, है ना। अगर फॉर्मूला a प्लस बी का हम खोलेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक। a स्क्वायर तो हमें मिल गया कि ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि b स्क्वायर कितना है। बहुत आसान है, इसको हम 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2√3 ये हो जाएगा, हो रहा है, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28√3। इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हमने तोड़ लिया, अगर इसको अंदर ले जाएंगे b फ्री हो जाएगा, 4 दिया 12, यहाँ से हमको, ठीक। इस प्रकार से 61 को हमने तोड़ा था 49 और 12 में। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि एक इसका वर्गमूल पूछा है तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2√3। फॉर्मूले को खोल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारा, अपूर्वा ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की है, ठीक है। अब ये समान दूरी वाला क्वेश्चन है, ठीक। और दिया हुआ है टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम है 19 मिनट। सबसे पहले तो 19 मिनट को हम चेंज कर लेंगे, 19 मिनट को 60 से भाग दे देंगे। अब ये टोटल टिकट टाइम है ना, हमें नहीं पता कि इसमें कितना उनको समय लगा, इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, ना ही हमें दूरी पता है। तो मान लेते हैं समान दूरियां x हैं, तो 3 बार x हो जाएंगी, ठीक। अब इसको किया था 10 से, इसको 20 से और इसको 6 से, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 10 20 6, एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगी 6x, ये 3x, ये 10x बराबर 19/60। 60 से 60 कैंसिल, 6 20 यानी x बराबर 19/19, यानी कि x की वैल्यू आ गई है
अब 3 अलग अलग दूरियां तय की हुई है ना, तो x प्लस एक्स टोटल दूरी है, x की वैल्यू निकल करके आई है 1, यानी कि आंसर सही क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मिश्रण में 63 लीटर पानी और 77 लीटर दूध है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 63 प्लस 77, मिक्सचर हो गया है यहाँ पे 140 लीटर का। ठीक, अगर ये पानी है और ये दूध है तो इसमें हमें इन दोनों का परसेंटेज भी पता चल जाएगा कि 63 लीटर अगर पानी डाला हुआ है टोटल मिक्सचर है 140 में, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये हमारा 45%। अगर ये 45% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 55%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ मिक्सचर निकाल लिया, हमें नहीं पता कितना निकाला है, तो हम मान लेते हैं n मिक्सचर निकाल लिया गया, ठीक है, यानी n मिश्रण निकाला जाता है, निकाल लिया। अब n मिक्सचर निकाल लिया तो कुछ डाला भी है ना, और डालने के बाद वो ये भी बता रहे हैं कि मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें ये भी दिया मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा बराबर हो रही है ना, और n मिश्रण निकाला भी है, तो जो n मिक्सचर निकालेंगे वो इन्हीं का परसेंटेज तो निकालेंगे। अगर n मिक्सचर निकाला है तब पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, और बराबर हो गया है, यानी कि निकालने के बाद तब दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। इसका मतलब पहले पानी कितना था 63 था, ठीक है, निकाला कितना है n निकाला है, n निकाला होगा टोटल परसेंटेज का निकाला होगा, और टोटल परसेंटेज में पानी की मात्रा कितनी है 45%, और पानी डाला कितना है 16 लीटर, और ये बराबर किसके हो गया है इसके 77 लीटर दूध डाला है माइनस इरेजर की तरह माइनस n का 55%, ठीक है, निकाला है, और 4 लीटर इन्होंने दूध डाला है। अगर हम n की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितना मिक्सचर मात्रा में रह गया है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक जैसी चीजें एक तरफ ले लेते हैं, जैसे 55 इधर ले आएंगे, 45 से 55 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो पहले इसको ले जा रहे हैं 77 माइनस 63 16 माइनस 4, और ये इधर आ जाएगा प्लस कर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 55 एंड 100 माइनस 45 एंड अपॉन 100, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 12, 7 में से 3 है 4, 14 प्लस यहाँ बचा है 10 अपॉन 100, इसको उस साइड ले जाएंगे 2 बचेगा, ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो n बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाकर के 20, यानी n हमारा 20 आ गया। 20 निकाल लिया है, और पहले वैल्यू कितनी थी 40, तो अगर 20 निकाल लिया है वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए 120, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 135 बराबर x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 90 प्लस 45 करके, कोसेक 90 प्लस 45, ठीक है। अब 90 प्लस 45 चेंज हो जाएगा, तो कोसेक चेंज होता है सेक में, सेक 45 की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, सेक 45। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले साइन की याद कर लो, कॉस की याद कर लो, और टेन की याद कर लो, इनकी याद हो जाएंगी तो इनका विपरीत रख देना, है ना, तो इसका मतलब कि कॉस किसका विपरीत हो जाएगा सेक का, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि सेक की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी, तो
√2 वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है यदि 15 पेन की लागत 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल हमारा, एक बंद विद्युत परिपथ में 3 समान प्रतिरोधक समानांतर विन्यास में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाता है। अब जब समांतर प्रतिरोध की बात होती है तो हम इनको इस प्रकार से लिखते हैं, जो टोटल होता है वो R1 1/R2 और 1/R3 इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि तीनों समान है, समान का मतलब यहाँ R1 R2 और R3 की वैल्यू बराबर होगी। जब बराबर होगी तो इसका मतलब हम इनको R मान सकते हैं, है ना। तो ये 1 + R 1 + R और 1 + R इस तरीके से जुड़ जाएंगे, यानी ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 3 और नीचे बचेगा हमारा R। और यहाँ पे जो टोटल है, जब इसको हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, R1 = R/3, यानी कि जितना प्रतिरोधक आ रहा है उसका कितना हो जाएगा, 1/3। इसका सही आंसर होगा व्यष्टि प्रतिरोधक का 1/3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में x का मान ज्ञात करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड वाला सॉल्यूशन देखेंगे। ये पूरा एक खंड में बांट लेते हैं, इसको और इसको, इस प्रकार से छोटे छोटे सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसे कि ये 7/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7/6 और मल्टीप्लाई में है x। इसका मतलब डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है 35/36x। अब 5 × 5 और 3 8, यानी कि ये लिखा हुआ है माइनस का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5। ठीक, यहाँ पे भी अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि डिवाइड का साइन है, गुणा का साइन आएगा तो ये संख्या पलट जाएगी। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू 5/8 प्लस 3/4 इंटू में है 3 3 9 और 1 10। ये हो गया इस प्रकार से। अब जो संख्याएं कर सकती हैं उनको हम काट लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर में है 9 दूनी 18 7 25/9 इस प्रकार से। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक तो ये है 35/36x, यहाँ बचेगा 5/9 और यहाँ है 25/9। जब माइनस का उस साइड जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5/9 इस साइड जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30/9। अब क्या बचता है, प्लस का 10/4। आप चाहें तो डायरेक्ट काट के भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ही इसको उस साइड पहुंचा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 30/9 माइनस 10/4। 4 से इधर गुणा कर देंगे, 4 × 12, ये कितना आ जाएगा 120 माइनस 9 से इधर 90 और बटे में 36। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे यहाँ आ जाएगा 30/36। ठीक है। अब चूंकि इस साइड भी 36 अपॉन में है, इस साइड भी 36 अपॉन में आ रहा है, तो 36 से 36 कैंसिल, यहाँ बचेगा 35x = 30। इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व, 35x = 30। इसका मतलब 5 से इनको काट देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 30, x बराबर आ जाएगा 6/7। 6/7 हमारा राइट आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस एक शानदार उदाहरण है, तो किस प्रकार की शैलियों का ये उदाहरण है, ये हमको बताना है। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो बने हैं नागर शैली में। अब ये नागर शैली क्या है, तो जो उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत से विंध्याचल पर्वत तक के बीच में जितनी भी शैलियां प्रचलित हैं उनमें सबसे अधिक मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। और जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर देखे जाते हैं। और वैसे शैली जो द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिक्सचर है,
वो वैश्य शैली कहलाती है। ठीक है, और पूर्वी भारत में जितने भी मंदिर या जो भी स्थापत्य कला के नमूने अजूबे हैं सॉरी, वो पूर्वी शैली में होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली। खजुराहो के मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? नागर शैली के। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/tan थीटा प्लस tan थीटा के बराबर है? ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे तोड़ते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, लिखा हुआ है 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan को तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, या हम डायरेक्ट भी cos को ऊपर पहुंचा सकते हैं, है ना, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, इनका इंटू करा देंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। हमें मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी जब ऊपर 1 रखेंगे तो नीचे इनको अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। जब इनको सीधा करने जाएंगे तो 1 अपॉन sin थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि चौथा शब्द भिन्न है। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है मगरमच्छ, मेंढक, छिपकली और डायनासोर। यहाँ तक कि 2 जो चीजें हैं, जैसे कि एक मेंढक हो गया और एक डायनासोर हो गया, इनमें दोनों में आंसर कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा मेंढक। वो क्यों? क्योंकि जो मगरमच्छ, छिपकली और डायनासोर हैं ये आते हैं सरीसृप वर्ग, ठीक है, और मेंढक जो है वो उभयचर में आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक। अगला सवाल जनरल नॉलेज का। उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे सरोद से। इनका 2009 में निधन हो गया और ये जन्मे थे बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अजंता हो गया, एलोरा हो गया, इनकी जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीटोफाइट पौधे कहाँ पर उगने के लिए अनुकूल होते हैं? अब फ्रीटोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो फ्रीटोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक पानी को खोद लेती हैं, यानी कि शुष्क वातावरण में जब पानी उनको सतह पर नहीं मिलता है तो ये जमीन के नीचे तक चले जाते हैं। इन्हीं को हम फ्रीटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, विश्लेषण कीजिए कि निर्धारित कथनों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या नहीं। प्रश्न है, गार्ड की प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वन किस दिशा में है? आपको ये बताना है कि क्या ये जो 2 कथन दिए हैं उनका उपयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो पहले उसने कहा है गार्ड ने अपने घर जो पूर्व में है से पश्चिम दिशा की ओर सीधा चलना शुरू किया। गार्ड ने एक दायां मोड़ लिया और वन तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक चला। हाँ, तो इसका और इसका दोनों का एक साथ होना पर्याप्त है, मतलब जरूरी है। तो 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, क्योंकि अगर यहाँ इसको हम देखेंगे तो ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसमें नहीं बताया गया कि कहाँ सीधा चलना शुरू किया तो वो पहुंचेगा कहाँ, और फिर यहाँ पे बताया कि गार्ड दायां मोड़ लेगा वो वन तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक चलेगा, और यही हमें चाहिए। तो दोनों एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी स्टैग या जिसे कहा जाता है हम, इसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन बताना है, मतलब सरलीकृत रूप बताना है, क्या होगा? तो सीधा है, इसको हम खोल लेंगे। x+3 का होल स्क्वायर खुल जाएगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2ab यानी कि 2 to the 6 और x प्लस में लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2x। अब क्या बचा है, 9 और 1 हो जाएगा 10, x और x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 और 6x में से 2x जाएंगे तो ये बचेगा 4x। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर 5 प्लस 2x। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो भारत के इतिहास से भी पूछे जा रहे हैं। हमने देखा साइंस के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे इसमें हैं, उसके बाद रीजनिंग के बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस प्रकार के मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से होगा क्या, इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है और समय इसमें जो दिया रहता है, ठीक है, उस समय को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एन एलिगी इज, एलिगी क्या होता है? तो ये एक पोयम है जो डेथ ऑफ समवन डियर के लिए गाई जाती है, तो इसको कहा जाता है एन एलिगी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के। सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि जो पीपीटी हम यूज करते हैं ज़्यादातर पावर पॉइंट में वो किसके होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। और एक्सेल भी और वर्ड भी ये माइक्रोसॉफ्ट में इजाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,